जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल को बिल्कुल सही पढ़ा है। हम इस वीडियो में जनरल साइंस के उन टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी आगे आने वाली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुंडलवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ क्लासेज में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ नेगेटिव। और जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसी को बोला जाता है सार्वत्रिक दाता। और अपने से पूछे कि जो सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। यानी जो ए बी पॉजिटिव है वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। इसी के साथ में अपने से पूछा जा सकता है कि जो रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी, तो वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और अपने से पूछे कि जो रक्त है उसका पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन। अपने से पूछे कि भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु कौन सा है, तो उस टाइम पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। और अपने से पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो उस टाइम पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फुलडीन या फिर कोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन, हीरा। हीरे को सर्वाधिक कठोर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कार्बन का परमाणु होता है वो हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। इसीलिए जो संरचना हो जाती है वो ठोस संरचना हो जाती है और हीरा सबसे कठोर हो जाता है। अब बात करें कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय अपरूप और सेकंड होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय में बात करें, क्रिस्टलीय में कौन कौन आते हैं, तो क्रिस्टलीय में आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो उसमें आते हैं कोक, काजल, चारकोल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की, परमाणुओं की, प्रोटॉनों की या फिर न्यूट्रॉनों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। अपनी जानकारी के लिए देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण आखिर होता क्या है। तो ऑक्सीकरण की लगभग 5 डेफिनेशंस होती हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, जो पारे के 2 परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर 2HgO बना रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना। यानी जब हाइड्रोजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखें CH2 प्लस 2O2 ये मिलके बना रहे हैं CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो 2 परमाणु है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये भी हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना। यहाँ पे देखते हैं PCl3 Cl2 से मिलकर PCl5 बना रहा है। अब यहाँ पे अभिक्रिया से पहले जो PCl3 है इसमें P की संयोजकता है +3 और PCl5 में देखें तो यहाँ पे संयोजकता बढ़ के कितनी हो जा रही है? यहाँ पे संयोजकता P की बढ़ के हो जा रही है +5, यानी ये भी ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, किसी परमाणु या अणु का इलेक्ट्रॉन त्यागना।
और सबसे लास्ट डेफिनेशन है धनावेश में वृद्धि या ऋणावेश में कमी। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सोडियम है वो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट रहा है, यानी धनावेश में तो वृद्धि हो रही है, Na प्लस बना रहा है, और ऋणावेश में कमी हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है, तो भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। यदि अपने से पूछे कि अपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वो होता है अपचयन। नेक्स्ट है, जब लोहे पर जंग लगता है तब उसका भार, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, कभी घटता है या फिर कभी बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का भार जंग लगने पर बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो लोहा है वो नमी से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो भूरी परत के रूप में जम जाता है, इसी से इसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो किसको किसमें परिवर्तित करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि अपने से इसका उल्टा पूछ लिया जाए, यानी सेकेंड ऑप्शन पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। यानी जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और अपने से पूछे कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कौन चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसके ऑप्शन है ओम, एम्पियर, न्यूटन या फिर वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर मात्रक होता है धारा का। और थर्ड ऑप्शन है न्यूटन। तो न्यूटन मात्रक होता है फोर्स यानी बल का। और सबसे लास्ट ऑप्शन है वाट। तो वाट मात्रक होता है पावर यानी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गामा किरणें। जो गामा किरणें हैं वो 30 mm की एल्यूमिनियम की जो चादर है उससे भी आराम से भेद के निकल जाती है। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग या फिर हरा रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लाल रंग। यानी जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। और ये किस फॉर्मूले से होती है? ये होती है विबगोर फॉर्मूले से। यानी जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो वायलेट की, फिर इंडिका की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर होती है येलो की, फिर ऑरेंज की, और सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। और अपने से ये पूछे कि जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो होती है बैंगनी कलर की, और सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे रेड कलर की। नेक्स्ट है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भौतिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन का एक परमाणु है वो हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से मिलकर हीलियम के परमाणु का निर्माण करता है, और इसी जो अभिक्रिया है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ही जो ऊर्जा है उसका स्रोत होती है। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश का या फिर धारा का। तो पारसेक मात्रक होता है दूरी का। अब पारसेक की बात करें तो पारसेक कितने मीटर होता है? तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर की जो दूरी है उसी को बोला जाता है एक पारसेक। और ये भी पूछा जा सकता है कि पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है 3.2
26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या फिर श्यानता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पृष्ठ तनाव के कारण। अब पृष्ठ तनाव बोलते किसको हैं? तो किसी भी पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जो आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो जो आपतित किरण है वो पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी के सिद्धांत पे प्रकाशिक तंतु काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जड़त्व का नियम बोला जाता है। सबसे पहले गति के नियम किसने दिए थे? तो ये दिए थे न्यूटन ने। अब बात करते हैं कितने नियम थे? तो वो 3 नियम थे। इसमें फर्स्ट नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम, सेकंड को बोला जाता है संवेग का नियम और जो थर्ड नियम है उसको बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बात करते हैं जड़त्व के नियम की। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दिया जाए। सेकंड है संवेग का नियम। तो इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है, और इस प्रतिक्रिया बल की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत होती है। और इसी जो सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी पे जो रॉकेट है वो काम करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन डी ई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी। अब विटामिन जो जल में विलय होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है बी और सी। और वसा में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में एक विटामिन और घुलनशील होता है, वो होता है विटामिन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन एड्स रोग के लिए। सेकंड है टाइफाइड रोग के लिए कौन सा होगा? तो वो होता है विडाल परीक्षण, ये याद रखना है अपने को। थर्ड है टीबी रोग के लिए। तो टीबी रोग के लिए किया जाता है मेंटॉक्स टेस्ट, नाम याद रखना है, कौन सा किया जाता है? मेंटॉक्स टेस्ट। और फोर्थ है हैजा रोग के लिए। तो हैजा रोग के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्टूल टेस्ट। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अब विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। और सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। और एक और है विटामिन के, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। इसमें एक फैक्ट याद रखना है
कि जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है और कैसा होता है, और होता है उल्टा। यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है पादप कोशिका में, जीवाणु में, कवक में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी में, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जीवाणुओं में भी पाई जाती है और कवक में भी पाई जाती है। लेकिन अपने को एक फैक्ट याद रखना है कि ये किन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो ये जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें नहीं पाई जाती है, यानी जो एनिमल कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल्स हैं, उनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।